अमित को लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अन्नदाता उठिए। अमित ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया, पर आवाजें कम ना हुई, बल्कि वो और बढ़ गईं। फिर किसी ने आहिस्ता से उसकी शर्ट की बाहों को खींचा। अन्नदाता हुकुम, उठिए। अमित ने तुरंत अपनी आंखें खोली। वो कहां था उसे ये समझ ना आया, पर वो अपने कमरे में तो यकीनन नहीं था। न यहाँ उसका लैपटॉप था, न टेबल, और न ही दीवार पर सजा हुआ उसकी फेवरेट हीरोइन का पोस्टर। यहाँ तो मामला ही कुछ और जान पड़ता है, अमित ने मन ही मन सोचा। ये कमरा नहीं, इसे कमरा कहना गलत होगा। और वाकई में ये जगह किसी महल से कम नहीं थी। यहाँ के ऊंचे ऊंचे खंबे, खूबसूरत पेंटिंग्स और बड़े बड़े रोशनदान देखकर अमित को लगा कि वो राजस्थान के किसी किले में है। और फिर उसकी नजर लोगों पर ठहरी। केसरिया पगड़ी पहने हुए आदमी आपस में कुछ बात कर रहे थे। उनके कानों में कुंडल और चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थीं। औरतें घाघरा चोली पहने सर को पल्लू से ढके हुए आपस में हंस रही थीं। उनके कपड़ों और गहनों को देखकर उसे लगा जरूर ये किसी फिल्म का सेट है, 16वीं शताब्दी की कोई फिल्म। ये सब हो क्या रहा है? कहाँ आ गया हूं मैं? अमित ने याद करने की कोशिश की कि इससे पहले वो कहां था। बहुत जोर लगाकर सोचने पर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे बस ये याद था कि उसकी धड़कनें तेज हुईं, हाथ कपकपाने लगे थे और सांस लेने में हल्की सी दिक्कत पेश आई, और उसने थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहा था। हुकुम, जल्द से जल्द फैसला सुनाइए। ये बात जिसने कही थी वो वही शख्स था जिसने अमित की शर्ट की बाह थोड़ी देर पहले खींची थी। सफेद चोगा पहने हुए इस आदमी की उम्र तकरीबन 60-65 साल होगी। उसे देखकर अमित को वो बाबा जी याद आए जो हर पूरनमासी को उनकी गली में भिक्षा लेने आते थे। बड़ा ही अजीब सा सपना है ये तो, अमित धीरे से बुदबुदाया। फिर थोड़ी तेज आवाज में उसने कहा, फैसला? कैसा फैसला? लेकिन जल्द ही उसे सारी बात समझ में आ गई। इस महल में खड़े लोग एक ही ओर ताके जा रहे थे। धीरे धीरे अमित समझा वो किसी को गालियां दे रहे थे। फिर अमित ने देखा वो लोग जहां देख रहे थे वहां तकरीबन 12 फुट के 2 खंभों के बीचों बीच रस्सियों के सहारे किसी को बांध रखा था। अमित को ये सब देखकर किसी मसाला फिल्म की याद आ गई। उसमें क्लाइमैक्स से ठीक पहले हीरो को भी विलेन ने ऐसे ही बांधा था। यार, इस सपने में सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे चश्मों की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो कंप्यूटर पर काम करते वक्त कुछ दिखाई ही नहीं देता था मुझे। अब बड़ी दूर तक आराम से देख सकता हूं मैं। मुजरिम का चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था और उसके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। कपड़ों के नाम पर उसके शरीर पर पोंछे जैसा कुछ था। सिर्फ उसके पैर ही दिख पा रहे थे, और वो भी इतने पतले थे कि चुटकी के जोर से ही टूट जाए। सिर्फ उसकी उभरी हुई छाती से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो एक औरत थी। ठंडी हवा में कांपने के बावजूद वो सीधी खड़ी रहने की हर संभव कोशिश कर रही थी। अमित ने सोचा, इस औरत ने ऐसा क्या गुनाह किया होगा कि एक साथ इतने सारे लोग इसको मरता हुआ देखना चाहते हैं। उसके ऐसा सोचते ही उसके दिमाग में यादों का एक सैलाब सा उमड़ पड़ा। उसके सवाल का जवाब ठीक उसकी आंखों के सामने था। उसकी यादें जैसे किसी स्विच को दबाने से ऑन हो गई थीं, एक एक करके। उसके इन हालातों की वजह और उसके हर सवाल का जवाब उसके सामने लाती गईं वो धुंधली यादें जो धीरे धीरे साफ हो रही थीं। ये औरत एक डायन थी। उन औरतों को डायन कहा जाता था जो शैतान के बहकावे में आ चुकी थीं और अब पवित्र नहीं रही थीं। हुकुम सुनिए, बाबा जी ने धीरे से कहा। अमित ने बाबा जी को देखा। ये बाबा जी नहीं, किशन जी हैं। ये असिस्टेंट मिनिस्टर है फाइनेंस के इस महल में, और सरकारी कामों में मेरी मदद के लिए यहाँ इन्हें भेजा गया है। अमित के दिमाग में ये बात बिजली की तरह चमकी, और फिर एक के बाद एक कई बिजलियां चमकती रहीं। मैं संग्रामगढ़ का चौथा राजकुमार हूँ। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। मैं एक छोटी सी रियासत बेलापुर को संभाल रहा हूँ। यहाँ के कुछ लोगों ने इस चुड़ैल को पकड़ा है और अब इसे मेरी अदालत में लेकर आए हैं ताकि मैं कोई फैसला सुनाऊं। हाँ, शायद ये लोग चाहते हैं कि फैसला इस औरत के हक में ना हो। और फिर उसके मन में जैसे कोई सवाल बाकी ही नहीं रहा। ये सारी यादें ऐसी नहीं थी जो उसने जी हों,
बल्कि कुछ इस तरीके की नॉलेज थी जो शायद किताबें पढ़कर आती हूँ। किसी सपने में इतनी सारी डिटेल्स का एक साथ होना नामुमकिन ही था। अमित को यकीन हो चला था कि ये कोई सपना तो नहीं था। फिर ये था क्या? वो टाइम ट्रैवल करके क्या सच में 16वीं सदी के राजस्थान में आ गया था? क्या वो वाकई में 9 से 5 की नौकरी वाले अमित कुमार के रियल लाइफ किरदार से शिफ्ट होकर किसी बेलापुर रियासत का राजकुमार बन गया था? इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी अमित को पक्के तौर से पता था कि उसने ना तो कभी संग्रामगढ़ के बारे में कहीं पढ़ा था, ना ही कभी बेलापुर के बारे में। तो अब मैं क्या करूं? अमित कुछ सोच रहा था। मुझे इस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि आखिर टाइम ट्रैवल हुआ कैसे। इससे ज्यादा जरूरी इस खेल का खात्मा है। दुनिया भर में कई सदियों तक हर बीमारी, हर लड़ाई के लिए औरतों को डायन मान के जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। लेकिन अमित कुमार आज तो किसी औरत को मरने नहीं देगा। ये लोग जो किसी मासूम इंसान की मौत देखने की ख्वाहिश के लिए यहाँ आए हैं, इनको आज मायूस ही लौटना होगा। अमित ने अचानक से किशन जी के हाथों से वो सरकारी कागज छीन लिया जिसमें उस औरत की मौत का फरमान लिखा था। फिर उसने उस कागज को जमीन पर फेंका और एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए बड़े ही ऊबे हुए लहजे में बोला, अरे हटाओ ये सब, फैसला कल सुनाया जाएगा, जाओ सब घर। अमित ने अभी जो कुछ भी किया वो देखने में ऐसा लग सकता था कि गुस्से में आकर की गई हरकत हो, पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो एक सोचा समझा दांव ना हो। उसकी ताजी ताजी याददाश्त ने उसे समझाया था कि राजकुमार राघवेंद्र सिंह किस तरीके से पेश आते हैं। अमित ने तो सिर्फ वही सब दोहराया था। संग्रामगढ़ का चौथा राजकुमार यकीनन अपनी मर्जी का बेताज बादशाह था। वो वही करता था जो उसके दिल में आता था। 20 साल के कम से उम्र वाले किसी लड़के से, खास करके तब जब वो एक राजकुमार हो, कोई और उम्मीद भी क्या कर सकता था। राजसभा में बैठे किसी भी आदमी के लिए ये हरकत चौंकाने वाली नहीं थी, लेकिन तभी सिपाही की पोशाक पहना हुआ एक कद्दावर और मजबूत सा शख्स उठा और उसने कहा, अन्नदाता, ये कोई मजाक तो नहीं है? सांप हो या कोई डायन, पकड़ में आते ही फौरन मौत की घाट उतार देना चाहिए उनको। हो सकता है कल इसको बचाने के लिए दूसरी डायने कोई साजिश रच के यहां आ जाए। महामंदिर को इसके बारे में पता चला तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये है मेरे सेनापति वीर प्रताप। ये सोचते हुए अमित ने त्योरियां चढ़ाई और उससे बोला, क्यों वीर प्रताप जी, डर लग रहा है आपको? अमित की आवाज से साफ साफ पता चल रहा था कि वो अपनी रियासत के सेनापति का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज बनावटी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। दरबार में एक सन्नाटा पसर गया था। अमित ने आगे बोलना जारी रखा, आखिर एक आदमी जिसकी भुजाएं किसी आम इंसान के पूरे शरीर से भी मजबूत हैं, वो इंसान इस बात के खौफ में कैसे जी सकता है कि डायने हमारे जेल खाने को तोड़कर अपनी सहेली को ले जाएंगी? बोलिए, आपको सच में लगता है क्या कि शैतान इन डायनों के सहारे हमसे बात करता है? वैसे बढ़िया ही है ना, जितनी ज्यादा आएंगी उतनी ही पकड़ी भी तो जाएंगी, क्यों? सेनापति वीर प्रताप के मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। अमित ने अपने रक्षकों को आने का इशारा किया और वहां से चल दिया। इधर वीर प्रताप ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर रक्षकों से आगे बढ़ता हुआ राजकुमार राघवेंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लग गया। तो उधर दूसरी तरफ बाकी शाही लोग भी राजकुमार को सलाम करते हुए जाने लगे, लेकिन अमित उनकी आंखों में देख सकता था कि वो राजकुमार से कितना मायूस होकर जा रहे थे। तोहफे में मिली यादों के सहारे वो बिना किसी दिक्कत के अपने कमरे तक पहुंच गया। कक्ष में दाखिल होने से ठीक पहले राजकुमार ने अपने रक्षकों को समझाया, चाहे जो भी हो जाए, किसी को अंदर मत आने देना। मैं बहुत थक गया हूं और थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। जो हुक्म अन्नदाता, सारे रक्षकों ने एक साथ जवाब दिया। दरवाजा बंद होते ही वो बिस्तर पर लेट गया। अब जाकर उसे थोड़ा बहुत चैन आया था। जो आदमी अपना सारा वक्त बिना एक लफ्ज कहे सिर्फ कंप्यूटर पर काम करते करते बिता दे, उसके लिए इतने लोगों के सामने बोलना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। धीरे धीरे उसके दिल की धड़कन जब थोड़ी सही हुई तो उसने खिड़की से बाहर देखा
बेलापुर एक वीरान जगह थी। यहां दूर दूर तक रेत के अलावा और कुछ नहीं था। इस पल उसके दिमाग में एक ही सवाल तैर रहा था, अरे यार, मुझे समझ नहीं आता ये राजकुमार संग्रामगढ़ में मौज करने के बजाय इस उजाड़ बेलापुर में क्या कर रहा है। सवाल आने के साथ ही जवाब भी अधमका, और ये जवाब ऐसा था जिसने अमित को थोड़ा अचंभे में डाल दिया। वो यहां पर संग्रामगढ़ के तख्त की दावेदारी पेश कर रहा था। दरअसल ये सारा खेल तब शुरू हुआ जब राघवेंद्र सिंह के पिता यानी संग्रामगढ़ के महाराज सूरजभान सिंह ने शेर सी दहाड़ती आवाज में ये घोषणा की थी, मेरे उत्तराधिकारी का चयन उसकी उम्र के आधार पर नहीं होगा, बल्कि इस आधार पर होगा कि वो राजपाट कितने अच्छे से चला पाता है। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे बेटियों को राज्य के अलग अलग इलाकों में राज करने के लिए भेज दिया, और फिर 5 साल के बाद वो तय करते कि किसने अपनी रियासत को सबसे अच्छे से संभाला है, और इसी के साथ संग्रामगढ़ को भी अपना अगला राजा या रानी मिल जाता। सबको बराबरी का मौका देना एक अच्छी सोच थी, और इस वक्त के हिसाब से तो काफी आगे की भी थी, लेकिन हकीकत में इस पर अमल करना बेहद मुश्किल बात थी। इस बात को आखिर पक्के तौर पर कौन कह सकता था कि 5 बच्चों को एक जैसी शुरुआत दी गई है? बराबरी के मौके बिल्कुल बराबर ही हो, ये बस के बाहर की बात थी। कौन देख रहा था ये सब? अमित की समझ में दूसरे बेटे को बेलापुर से लाख गुना बेहतर रियासत मिली थी। असलियत में किसी को भी बेलापुर जितनी खराब रियासत नहीं मिली थी, और ये राघवेंद्र के लिए घाटे का ही सौदा था। ये बात भी साफ नहीं थी कि राजपाट कितना अच्छा चलाया है, ये किस कसौटी पर परखा जाएगा। इसके कई आधार हो सकते थे, जनता से पूछना, सेना की ताकत, खजाना देखकर, और भी कई आधार संभव थे। लेकिन महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, ना ही इस कंपटीशन के कुछ नियम तय किए गए थे। क्या होगा अगर किसी ने चुपचाप पेशेवर हत्यारों को पैसे देकर बाकियों का कत्ल करवा दिया तो? बेचारी राजमाता, वो चुपचाप रोती रोती अपने बच्चों को ऐसे मरता हुआ देखती रहेंगी। अरे लेकिन उसे अचानक कुछ याद आया, राजमाता तो 5 साल पहले ही चल बसी। अमित ने गहरी सांस ली। ये वक्त इतिहास में कैसे दर्ज था उसे ढंग से नहीं पता था। संग्रामगढ़, बेलापुर, सूरजभान, ये सब जगह और लोग किसी किताब में नहीं लिखे गए थे, पर यहाँ के लोग किसी औरत को मारने के लिए कितने तैयार थे, वो सोचकर ही उसके बदन में एक सिहरन दौड़ गई। लेकिन चाहे जो भी हो, अगर वो राजा नहीं बना तो भी संग्रामगढ़ का राजकुमार और बेलापुर का महाराज तो वो मरते दम तक रहेगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और बात आ धमकी, अगर मैं राजा बन भी गया तो होगा क्या? यहाँ टाइम पास के लिए इंटरनेट भी नहीं है, मैं करूंगा क्या यहाँ? बाकियों की तरह औरतों को मरता हुआ देखूंगा? गॉड नोज इस जगह साफ सफाई के इंतजामात भी हैं या नहीं। पता चला प्लेग वेग से पूरा शहर ही निकल लिया। अमित ने इन बातों को फालतू मानकर ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश की। वो अपने बिस्तर के सिरहाने लगे बड़े से आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। आईने में से जो शख्स उसे दिख रहा था उसके हल्के धूसर बाल थे। ये राज परिवार की सबसे बड़ी निशानी थी। हालांकि ये चेहरा भी एक आम चेहरे जैसा ही था, लेकिन इसका कोई ढंग का आकार उसको नहीं लगा। ना ही ये चेहरा देखने में राजशाही लग रहा था। चेहरे की रंगत देखकर ये साफ जाहिर हो रहा था कि इस शख्स ने कभी भी कसरत वगैरह में दिलचस्पी नहीं ली थी। अमित ने अपनी नई यादों को हल्का सा टटोला तो उसे पता चला कि राघवेंद्र को शराब और शबाब किसी का ऐसा कोई खास शौक नहीं था। हाँ, संग्रामगढ़ में उसके कई औरतों से संबंध जरूर रहे थे, पर उसमें उन औरतों की भी मर्जी शामिल थी। अपने राजकुमार होने का कोई फायदा राघवेंद्र ने कभी नहीं उठाया था। अब अमित ने अपने बारे में सोचा और एकदम से बोल पड़ा, अच्छा तो अब समझ आया मुझे ये टाइम ट्रैवल की वजह क्या है। हुआ यूं था कि उसकी कंपनी कई दिनों से एक प्रोजेक्ट में अटकी हुई थी और उसके बॉस ने 2 हफ्तों के लिए उसे ओवरटाइम पर लगा दिया। वो काम करता रहा और फिर उसने एक बार फिर सब याद करने की कोशिश की। उसने उस रोज तकरीबन 188 मेल किए थे, लेकिन अभी भी ढेर सारा काम बाकी था।
उसे 10 हफ्तों का काम 2 दिन में पूरा करना था। सांस लेने में दिक्कत होना, हाथों की कपकपी, धड़कनों का तेज होना, ये सब तो याद आ गया था। फिर वो आराम करने के लिए जमीन पर ही लेट गया था। नहीं, मैं लेटा नहीं, गिर गया था। मुंह के बल जमीन पर गिरा था। कहीं मैं मर तो नहीं गया? नहीं, मुझ जैसे कोडर, मैकेनिकल इंजीनियर और प्रोग्रामर्स के साथ अक्सर ऐसा हो जाया करता है, दिमाग घूम जाता है। हालांकि ये वजह टाइम ट्रैवल के लिए काफी तो नहीं थी, पर इससे अमित को थोड़ी तसल्ली तो हुई। भाड़ में जाए दुनियादारी, मुझे दूसरी जिंदगी मिली है और मैं ज्यादा शिकायत नहीं करने वाला। वो अब अपने आप को समझाने लगा कि आने वाले कुछ दिन तो उसे इस दुनिया में और यहाँ के तौर तरीकों में ढलने में लगेंगे। सबसे जरूरी बात तो ये थी कि उसे अब अच्छे से राजकुमार राघवेंद्र सिंह का किरदार निभाना था, और वो भी बिना किसी की पकड़ में आए। मुझे बहुत संभल के यहाँ रहना होगा, वरना अगर इनको मेरी असलियत पता चल गई और इन्होंने ये मान लिया कि राजकुमार पर शैतान का साया चढ़ा है, तो ये लोग तो मुझे भी जलाकर मार देंगे। नो 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 नो। वो थोड़ा घबराया, पर फिर अचानक कुछ सोचकर आईने में दिख रही उसकी शक्ल के मिजाज बदल गए। तो सबसे काम की बात, अच्छे से जियो। अमित ने गहरी सांस ली और आईने की तरफ झुकते हुए कहा, भूल जाओ कि तुम अमित हो, अमित बाबू। आज से, अभी से मैं हूं राजकुमार राघवेंद्र सिंह। ये कहकर वो आईने में खुद को देखकर एक तीखी हंसी हंस दिया। 21वीं सदी से 16वीं शताब्दी का रिवर्स सफर इंजीनियर अमित को कितना महंगा पड़ने वाला था। राजकुमार राघवेंद्र का किरदार क्या वो बखूबी निभा पाएगा, या उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें एक राजा और एक डायन। उस पूरे दिन के लिए राघवेंद्र उर्फ अमित ने अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया। उसने सेवकों को आदेश दे दिया था, खाना सीधा मेरे कमरे में भिजवाया जाए। अब मुझे रात दिन बस इस नई दुनिया से जुड़ी अपनी यादों को समझना, टटोलना है, ताकि मैं बिना शक की निगाह में आए लोगों से हिल मिल सकूं। अमित ने मन ही मन सोचा। पर इन सब कोशिशों में अमित को एक अजीब बात पता चली थी। वो कमरे में खुद से ही कहने लगा, तो मेरा राजा बनना नामुमकिन है। इन यादों में काम का तो कुछ भी नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं, डिप्लोमेटिक रिश्ते कुछ भी नहीं। ये राजस्थान पुरानी दुनिया के राजस्थान से भी पूरा अलग ही लगता है। मुझे इस नरक में नाकारा मानकर ही भेजा गया है लगता है। अगली कुछ यादें जो राघवेंद्र ने खोजी वो उसके भाई बहनों से जुड़ी हुई थी। हालांकि उन यादों को पाके उसे ये समझ ही नहीं आया कि वो हंसे या रोए। उसका सबसे बड़ा भाई पहला राजकुमार एक बहुत ही अच्छा योद्धा था। उसका दूसरा भाई बहुत ही चालाक और जालसाज किस्म का था। तीसरे नंबर पर उसकी बहन बड़ी ही गुस्सैल और जंगली किस्म की थी, और 5वें नंबर की बहन एक तेज दिमाग वाली लड़की थी। वो और क्या ही कह सकता था। इतने साल उनके साथ गुजारने के बाद उनके बारे में उसकी जो भी सोच थी उसे बयां करने के लिए चंद लफ्ज ही काफी थे। वो उनके बारे में और जानता ही क्या था। राघवेंद्र को उनकी ताकत, उनके अफसरों और हुनर के बारे में कुछ भी तो पता नहीं था। बेलापुर के राजपाट को संभाले उसे बस 3 महीने ही हुए थे। वहां के ऊंचे लोगों के मन में जो नाराजगी और चिढ़ उसके लिए थी वो जग जाहिर करनी शुरू कर दी थी। अच्छी बात ये भी थी कि जब उसने संग्रामगढ़ छोड़ा तो महाराजा ने उसकी मदद के लिए 2 असिस्टेंट्स भी साथ भेजे थे। इनमें से एक घरेलू मामले देखता था और दूसरा सेना से जुड़े हुए मामले। अगर ये दोनों ना होते तो मामला और भी गड़बड़ हो सकता था। अगली सुबह वो जब जागा तो उसकी नौकरानी इंदू ने उसे बताया कि असिस्टेंट मिनिस्टर किशन जी उससे मिलने के इंतजार में बाहर खड़े थे। वो समझ गया कि अब उनको और टालना उसके बस की बात नहीं थी। उसने आदेश दिया, किशन जी को दूसरे कक्ष में बिठाओ, कहो हम आते हैं थोड़ी देर में। उधर दूसरे कक्ष में किशन जी बड़ी ही बेचैनी के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही राघवेंद्र उन्हें दिखा वो तेजी से उसकी ओर लपके और ये सवाल पूछ लिया,
अन्नदाता, कल आपने उस डायन की मौत का आदेश क्यों नहीं दिया? एक दिन पहले हो या एक दिन बाद, ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा? ताली बजाते हुए राघवेंद्र ने कहा। ये ताली उसके नौकरों के लिए खाना लाने का आदेश था। राघवेंद्र ने आगे कहा, आइए बैठे, फिर बात करते हैं। एक दिन ही काफी है इन डायनों के लिए हम पर हमला करने को। हुकुम, ये कोई आम मसला नहीं है। आप दूसरे मामलों की तरह इसको टाल नहीं सकते। किशन जी ने उसको समझाया। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? राघवेंद्र ने गुस्से में कहा और बात को आगे जारी रखा। मुझे लगता था आप अफवाह और हकीकत का अंतर जानते हैं। किशन जी चौंक उठे। कैसी अफवाह अन्नदाता? यही कि डायने पाप से भरी हुई शैतान के हाथों की कठपुतलियां हैं। राघवेंद्र ने बहुत ही सहज तरीके से कहा। ये सब महामंदिर की फैलाई हुई अफवाहें नहीं हैं, तो और क्या है? राघवेंद्र जानता था कि उनको मौत के घाट उतारने का फरमान महामंदिर ने जारी किया था, लेकिन इसमें उसके पिताजी महाराजा सूरजभान जी की भी मंजूरी थी। पर वो इस बात से वाकिफ था कि उसके पिताजी भी महामंदिर की बढ़ती ताकत से परेशान थे। दरअसल महामंदिर ये दावा करता था कि पूरा संसार ईश्वर के इशारों पर चलता था और महापंडित उसी ईश्वर की वाणी थे, और यही सारी परेशानी की जड़ थी। महामंदिर वहां के पाली समूह का प्रमुख पूजनीय स्थल था, जिनके नियम कानून बड़े सख्त थे। किशन जी अब भी हैरत में थे, पर वो जैसे तैसे बोले, लेकिन डायने तो सच में क्या पाप से भरी होती हैं? कैसे? राघवेंद्र ने जवाब में अपना सवाल दागा। असिस्टेंट मिनिस्टर साहब कुछ देर के लिए खामोश खड़े थे, मानो ये समझ रहे हों कि राजकुमार ने उनका मजाक उड़ाया भी था या नहीं। किशन जी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, हुकुम, इस परेशानी पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। मैं समझता हूं आपको महामंदिर से कोई विशेष लगाव नहीं है, लेकिन आपके बताए हुए तरीके का पालन किया तो हमारे लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। राघवेंद्र को यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि डायनों से जुड़ी इन मन गढ़ंत बातों को मिटाना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं था, और यही वजह थी कि उसने बातों को आगे ना बढ़ाना ही बेहतर समझा था। आखिरकार बाजरे की रोटी, नींबू के अचार और दूध का नाश्ता आ ही गया था। उसने एक गिलास में दूध भरा और किशन जी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपने नाश्ता तो नहीं किया है ना? आइए नाश्ता करते हुए बात करते हैं। हालांकि राघवेंद्र उर्फ अमित हूबहू पुराने राजकुमार की तरह ही जीने की कोशिश कर रहा था, पर इसी के साथ साथ उसने धीरे धीरे लोगों के मन में अपने लिए एक बदलाव लाने की भी ठान रखी थी। किशन जी मेरे प्लान के लिए सबसे बढ़िया निशाना रहेंगे, उसने मन ही मन सोचा। किशन जी ने राघवेंद्र से दूध का ग्लास ले तो लिया, पर पिया नहीं था। उतावलापन दर्शाते हुए वो बोले, अन्नदाता, एक परेशानी है। 3 दिन पहले सैनिकों को खबर मिली कि पश्चिमी जंगल में कुछ डायनों ने डेरा जमाया हुआ है। वो जल्दबाजी में वहां से भाग तो ली, पर अपने निशान नहीं मिटा पाई। एक सैनिक को ये मिला वहां से। किशन जी ने अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर उसके सामने रख दिया। राघवेंद्र की यादों ने उसे बताया कि ऐसा सिक्का ना तो राज्य में चलन में था और ना ही उसने पहले कभी देखा था। अजीब बात यह थी कि वो सिक्का किसी मेटल का बना हुआ नहीं था। उसने सिक्के को छुआ तो उसे इस बात पर अचंभा हुआ कि सिक्का धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था। सिक्के की ये गर्मी यकीनन किशन जी की जेब में पड़े रहने से नहीं आई थी। ये क्या है? राघवेंद्र ने पूछा। किशन जी एक पल के लिए अपने माथे से टपकती पसीने की बूंदों को पोंछने के लिए रुके, फिर बोले, इस पर जो चिन्ह बना हुआ है ना, वो पवित्र पहाड़ी और जादुई आंख का चिन्ह है, जो यक्षिणी दल की निशानी है। राघवेंद्र ने सिक्के की ओबड़ खाबड़ सतह पर हाथ फिराया। उसका अंदाजा ये था कि ये सिक्का सिरेमिक का बना हुआ था। फिर उसने देखा कि सिक्के के सेंटर में 3 ट्रायंगल को मिलाकर एक पहाड़ी का आकार बनाया गया था।
जिसके बीच की खाली जगह में एक आंख बनी हुई थी। सिक्के की बनावट और रंगाई से पता चलता था कि इसे हाथों से गढ़ा गया था। किशन जी ने आगे बोलना शुरू किया। अब ये यक्षिणी समूह और पवित्र पहाड़ी क्या बला है? अमित में समाहित राघवेंद्र ने जानने की कोशिश की। किशन जी के चेहरे पर घृणा के भाव उभर आए। वो बोले, पुरानी किताबों में लिखा है कि डायनों को शांति पवित्र पहाड़ी पर ही मिल सकती है। वहां उनका जादू उन पर उल्टा असर नहीं करता और उनकी ख्वाहिशों का बोझ भी उनके सर नहीं पड़ता। इस बात में कोई शक नहीं कि ये पवित्र पहाड़ी असल में पाप की जन्मभूमि है और ये यक्षिणी समूह। राघवेंद्र उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। किशन ने बोलना शुरू किया। अन्नदाता, ये समूह सारी डायनों को इकट्ठा करना चाहता है ताकि सब मिलकर उस पहाड़ी को खोज सके। इसी वजह से अब ये समूह आम औरतों को भी डायन बनने का लालच देने लगा है। आपको पता है हुकुम, पिछले बरस इन्होंने ना जाने कितनी ही बच्चियों को पुराने तालाब से उठा लिया। मैंने तो ये तक सुना है वो समूह बहुत जल्दबाजी में शायद कहीं के लिए निकला है। शायद यहीं के लिए। राघवेंद्र को बात पूरी तरह समझ नहीं आई। उसने सोचा, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि मेरे मंत्री और सेनापति डायनों के बारे में ऐसे बताते हैं मानो इस दुनिया में उनसे बड़ा हमारा कोई दुश्मन हो ही नहीं। दाल में कुछ तो काला जरूर है। वो अब और भी गहरी सोच में था। जिस औरत को मरना है वो एक डायन है, लेकिन इसको तो यहाँ के आम लोगों ने पकड़ा था और सजा सुनाए जाने से पहले तमाम तरह की यातनाएं भी दी। फिर इसमें तो कोई खतरनाक ताकत दिखाई नहीं दी। वो पकड़ी कैसे गई? राघवेंद्र ने जानकारी लेनी चाहिए। मुझे पता चला है कि जब उत्तरी खदान ढही तो बचने के लिए इसने अपनी सही पहचान बता दी। तब गुस्साए गांव वालों ने इसको पकड़ लिया। किशन जी ने जवाब दिया, मुझे इस मामले की थोड़ी बहुत याद है और ये मेरे टाइम ट्रैवल करने से ठीक एक दिन पहले ही हुआ था। राघवेंद्र ने सोचा, उसने अपनी पहचान बताई कैसे? राजकुमार ने तेज आवाज में पूछा। किशन जी घबराते हुए बोले, मैं पक्के तौर पे नहीं बता सकता। फिर सर हिलाते हुए बोले, बहुत अफरा तफरी मची हुई थी तब वहां। हो सकता है किसी ने उसको जादू टोना करते देख लिया हो। गुस्से भरी आवाज में राघवेंद्र ने पूछा, क्या आप मामले की ढंग से छानबीन नहीं कर सकते? हुकुम, इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है खदान को फिर से शुरू करना। किशन जी ने अपना बचाव करते हुए आगे बोला, हमारी आधी आमदनी का जरिया वो लोहे की खदान है और तो और सैनिकों ने गवाही दी है कि वहां कोई जादू टोने से मारा गया था। कैसा जादू टोना? राघवेंद्र ने मामले में पहले से भी ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए पूछा। किसी का सर और शरीर का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर इस तरह फैले हुए थे मानो किसी ने पिघला दिए हों। लोगों को वो किसी जली हुई मोमबत्ती की याद दिला रहा था। अपनी चांदी के चम्मच से खेलते हुए राघवेंद्र इस बारे में सोचने लगा। उसने ये कैसे किया होगा? किसी आदमी को गलाना? अगर वो केमिस्ट्री की इतनी अच्छी जानकार है तो जरूर कोई केमिस्ट ही है। वो पूरे इलाके में तो गिने चुने केमिस्ट ही हैं। क्या वो एक... राघवेंद्र ने यहां तक तो मन ही मन सोचा और फिर आदेश भरी आवाज में कहा, मुझे उसके पास ले चलो। किशन जी इतनी तेजी से उठे कि टेबल पे रखा वो दूध का ग्लास गिरा दिया, जिससे उन्होंने एक घूंट भी दूध नहीं पिया था। हुकुम, आप उस डायन से मिलना चाहते हैं? हाँ, ये एक आदेश है। राघवेंद्र ने किशन जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वो इस वक्त मन ही मन राजकुमार राघवेंद्र के साफ ढंग का शुक्रगुजार हो रहा था। किशन जी ने रास्ते में भी अपनी बात जारी रखी थी। डायने हमारी जैसी ही होती हैं, पर ये सिर्फ वो ही डायने हैं जिनको ताकत ना मिली हो।
शैतान से ताकत मिलने के बाद एक डायन की उम्र घट भले ही जाए, पर उनके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिसका हम आम लोग मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी सेना भी नहीं। वो राघवेंद्र को बड़े विस्तार से बता रहे थे। उसी क्रम में आगे बोले, अन्नदाता, इसी वजह से महामंदिर ने एक पीड़ादायिनी सेना बनाई जिसका काम ऐसी हर महिला को पकड़ना और खत्म करना था जिस पर डायन में तब्दील होने का जरा सा भी शक हो, और ये उपाय काम के भी साबित हुए हैं। इसीलिए तो इन लोगों की मचाई हुई तबाही के किस्से अब उतने सुनने को नहीं मिलते जितना आज से 100 साल पहले मिलते थे। राघवेंद्र ने कुछ सोचकर चुपचाप उनकी बात सुन ली थी। किशन जी के अलावा तहखाने में राजकुमार के साथ सेनापति, जेल प्रबंधक, किलेदार और 2 रक्षक भी थे। तहखाना कुल मिला के 4 मंजिला था और उसकी दीवारें ग्रेनाइट के बड़े बड़े टुकड़ों से बनी हुई थी। अमित और उसका ये राघवेंद्र का रूप ऐसी किसी जगह पर अपने जीवन में पहली बार आया था। उसका ध्यान इस बात पर गया कि वो जैसे जैसे नीचे जा रहा था, रास्ता छोटा होने के साथ ही साथ काल कोठरियां भी कम होती जा रही थी। उसने ये सोचा कि बिल्डर ने सबसे पहले जरूर कोण के आकार का एक गड्ढा खोदा था, फिर उसके चारों तरफ मजबूत दीवारों की एक के ऊपर एक कतार लगा दी थी। यहाँ अब राघवेंद्र में समाया अमित जाग गया ऐसा लगा। उसने मन ही मन बोला, इस बेहुदा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को देखकर ये बात लगभग तय है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बड़ा खराब होगा। उसने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ की जमीन में बहुत ज्यादा ही नमी थी और मिट्टी बह बहकर नीचे की मंजिलों तक आती थी, और वो भी सबसे निचली मंजिल तक। तहखाने की आखिरी निचली मंजिल में वो डायन कैद थी। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, हवा में बदबू और तेजी से फैलती जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो सब ही तहखाने की सबसे निचली मंजिल पर पहुंच गए थे। ये मंजिल बाकी मंजिलों से कई गुना छोटी थी और इस पर केवल 2 काल कोठरियां थी। किलेदार ने दीवार पर लगी मशालों को जलाया ही था कि अंधेरा धीरे धीरे सिमटने के साथ अमित को वो डायन अपनी काल कोठरी के कोने में दुबकी दिखाई दी। उसके बदन पर पतला सा एक कपड़ा था जो उसके पूरे बदन को ढक नहीं पा रहा था, और इसीलिए उसके हाथ पांव ठंड के मारे सफेद हो गए थे। अचानक से मशालों से आती हुई रोशनी की वजह से डायन मुंह दूसरी तरफ मोड़कर आंखें बंद करके सो गई थी, लेकिन जल्द ही उसने अपनी आंखें खोली और अब वो सीधे वहां आए हुए लोगों की तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखें हल्के आसमानी रंग की थी, जो बारिश से ठीक पहले की किसी शांत झील की याद दिलाती थी। एक पल के लिए राघवेंद्र को ऐसा लगा जैसे वो एक लड़की को नहीं बल्कि एक ऐसे साए को देख रहा था जो बड़ी से बड़ी रोशनी को निगल सकता था। उसको महसूस हुआ मानो मशालों की रोशनी थोड़ी सी धीमी हो गई थी। लड़की ने दीवार का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश तो करी, लेकिन उसे देखकर ये पता चल रहा था कि वो कभी भी गिर सकती थी। जैसे तैसे वो अपने पैरों पर खड़ी होकर अब रोशनी की तरफ बढ़ने लगी थी। इतना सब ही वहां मौजूद लोगों को डराने के लिए काफी था। उनकी सांसें अटक गई थी और सब ने खुद को 2 कदम पीछे खींच लिया था। सिर्फ सेनापति ही अपनी जगह पर डटे रहकर अपने राजकुमार की ढाल बना हुआ था। राजकुमार ने भी सेनापति की पीठ थपथपाते हुए उसे ये समझा दिया था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राघवेंद्र डायन की दिशा में एक टक देखे जा रहा था और उन्हीं नजरों के साथ उसने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? डायन ने भी अपनी आसमानी नीली आंखों से देखते हुए कहा, संगिनी। आखिर कौन थी ये संगिनी? क्या सच में ये डायन थी या फिर क्या राज छुपा था इसके अंदर? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें एक राजा और एक डायन। डायन के मुंह से उसका नाम सुन के राघवेंद्र उसे और गौर से देखने लगा। आखिर कौन थे ये संगिनी? क्या कहानी थी इसकी? उसके मन में कई सवाल कौंधने लगे थे, पर संगिनी की कहानी उतनी पेचीदा भी नहीं थी।
संगिनी के पिताजी एक खदान कर्मी थे और उनके वहां काम करते वक्त ही खदान ढह गई थी। जब संगिनी ने अपने पिता को खोजा तब उसके साथ सिर्फ उसके पड़ोसी सुनीता और अजय नाथ ही थे। उसके पिता का पैर मलबे से भरी एक लॉरी के नीचे बुरी तरह कुचल गया था और इसी वजह से वो हिलडुल पाने में नाकाम हो रहे थे। लेकिन उनके दूसरी तरफ एक दूसरा खदान कर्मी उनके पैसे चुराने की फिराक में था। उस चोर ने जैसे ही संगिनी और उसके साथ से बाहर निकलकर वो कुदाल लिए अजय नाथ की ओर महल के पीछे वाले हिस्से में जा एक ही बार में गिरा दिया। उसके पीछे दो सिपाही साथ चल रहे। वो संगिनी पर हमला कर महल के पीछे की तरफ थोड़ी ही मार गिरा। अरावली की पहाड़ियां संगिनी के पड़ोसियों जो यहाँ से वादा किया था कि वो ये राज महल के किसी को नहीं बताएंगे। शाही परिवार ने उसके पिता को बाहर निकालने में उसके अलावा कोई और नहीं। लेकिन अगले ही दिन उसके पिताजी ने बैसाखियों के सहारे चलकर चिड़ियों की चहकों को ये दिला कर दी थी। कुछ दूर गिरते झरने की आवाज सुनाई दी। क्यों? राघवेंद्र ना चाहते हुए भी बोल पड़ा। तभी उसकी कहानी सुन के एक दिशा में जाके टिक गई थी। किशन और अचानक उसके अंदर मौजूद अमित ने मन ही मन सोचा, ये तो मेरे बहुत काम की चीज है, उसे इनाम मिल माहौल में बेस्ट वर्क प्लेस। डायन की खबर देने का इनाम बेलापुर के शाही महल के पीछे वाले हिस्से में एक झोपड़ीनुमा कक्ष भी बना हुआ के सहारे हो, जिसकी दो बड़ी खिड़कियां तालाब को झांकती के जिंदगी भर करीबन 9.5 गज लंबा तालाब। एक पल की खामोशी के बाद नीले नदी राघवेंद्र ने संगिनी से सवाल किया, ये सुंदर वो चोर तुमसे तो काफी मजबूत रहा होगा, बचाव के लिए उपयोगी था। फिर तुमने उस चोर को कैसे मार गिराया? चीजों के लिए उपयोग में लिया जा सकता। संगिनी हंसने लगी। उसी के बगल में और उसी लोहे की सिल्लियों का मशालों की लौ ऐसी फड़फड़ाने लगी लोहार के यहाँ से लेकर झील में उठती हुई लहरें। राघवेंद्र ने इस झोपड़ीनुमा कक्ष को इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ से कुआं भी एकदम पास में, जैसा आप सोच। बेलापुर जैसे रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी काम में लेकर। हालांकि ये जगह अभी लेबोरेटरी बनने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। चुप कर! राघवेंद्र ने अपनी नजर दौड़ाई तो जेल प्रबंधक जी इस जगह को एक रात में लेबोरेटरी बनाना मुमकिन नहीं था। उसने मन ही मन विचार, क्या ये सच है? मैं अपनी आंखों से देखना चाहता। सारा जरूरी सामान राघवेंद्र ने बिना डरे कहा। उसके बाद ही यहाँ वर्कशॉप बन सकती है। ये कोई मजाक नहीं है। अपनी सोच में गुम चढ़ाते हुए सेनापति ने बीच में कहा। संगिनी को अपने साथ राघवेंद्र अब सेनापति की ओट में से निकलकर कालकोठरी की तरफ बढ़ने लगा था। राघवेंद्र ने, अगर किसी को इस संगिनी को नजर भर है तो मैं उसे हिंदू और सिपाहियों को कहूंगा। 2 ताली बजाकर वहाँ से जाने का इशारा किया। वो लोग सर झुकाकर गले में ईश्वर का पवित्र ताला है। राघवेंद्र ने 2 कदम संगिनी की तरफ बढ़ाते हुए ये बात सबसे कही तो थी, पर शायद ये उन्होंने खुद को तसल्ली देने। क्या तुम रात को सो पाई? शैतान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो ईश्वर को चुनौती नहीं दे सकता। उसने कभी किसी राजकुमार से सलाखों के बिल्कुल करीब आकर तो बिल्कुल भी नहीं। वो संगिनी से महज हाथ भर की दूरी पर राघवेंद्र और अपनी अलग सोच में डूबा हुआ से सने हुए चेहरे को उसके सामने खड़ी सुंदर लगता था। उस डायन से एकदम अलग मोहरे से ये साफ जाहिर हो रहा था में देखा था कि वो अभी भी एक मानो एक अप्सरा हो, लेकिन उसके हाव भाव में बच्चों वाली मासूमियत दूर दूर तक। राजकुमार की गलती भी नहीं, चेहरे पर गुस्सा तक नहीं। शाही स्नान लेने के बाद राघवेंद्र के बदन में काले चमकीले सिहरन पैदा हुई, उसके कंधे जिसके बारे में उसने बस किताबों में ही पढ़ा था। उसकी चमड़ी अभी तक कश्मीर सीधे खड़े रहने की कोशिश की थी और उसकी नाक का तो नजरें भी उठा रखी थी। हालांकि राजकुमार की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी जैसे कोई फूल हो। इससे मौत एक हवा का झोंका उसे अपने साथ ले। राघवेंद्र को समझ में आ गया, संगिनी को सजा संवरा देखकर राघवेंद्र उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। क्या ये पहली बार है धड़कने जब आपने डायन को देखा है? मन ही मन उसने सोचा, ये जो कहीं आपकी उत्सुकता आपकी जान राघवेंद्र को हो रहा है। संगिनी ने कहा, संगिनी किसके दिल को भार है? अगर तुम सच में शैतान की ताकत सोच में तैरने की तो तुम मुझे एक नजर भर से मार लेती और थोड़ा नॉर्मल। राजकुमार राघवेंद्र ने जवाब संगिनी के गर्दन पे और अगर ये सच होता काफी हद तक तुम्हारे पिता को तुमसे डरने की जरूरत है। राघवेंद्र को लगा नहीं जैसे जादुई शक्तियों ने की मशालें थोड़ी न सिर्फ ताकतवर बनाए और ये कोई वहम नहीं सेहतमंद, क्योंकि उनसे निकलते शरारे सेहत में सुधार आम इंसानों के मुकाबले। राघवेंद्र के पीछे खड़े लोगों की सांसें मध्यम हो चली। मन में सोचा और वो सब प्रार्थना करने लगे इस लड़की में। इसी के साथ उसे उन लोगों की आवाज भी सुनाई दी संगिनी जो यहाँ से भाग निकलने की कोशिश में मुंह के बल पे पिछले कुछ दिनों में बहुत तकलीफें। राघवेंद्र के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी क्योंकि उसे ये महसूस हो रहा था कुछ दिनों तक जैसे वो 2 दुनियाओं की सरहद पे खड़ा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक तरफ ऐसी दुनिया हम बहुत जल्द समझ में करेंगे। इसके सारे कायदे कानून ने संगिनी के चारों तरफ एक चक्कर लगाया। दूसरी तरफ
एक ऐसी नायाब दुनिया तुम्हारी थी पोशाक जो तुम्हें सही रहस्य से आ और रही है? रोमांच से भरी हुई थी। और जब अब राघवेंद्र वो इसी संगिनी दुनिया दुनिया की की तरफ तरफ चक्कर चक्कर काट खड़ा रहा था, संगिनी का दिमाग और नजरें रॉकेट की तरह चल रही थी। ये सच में ईश्वर का आखिर पवित्र कौन ताला सा है? काम या मुझे कोई यहाँ आपसा लॉकेट क्यों लाया गया है? राघवेंद्र ने राघवेंद्र सोचा। को मेरी पोशाक वो में लॉकेट इतनी एक दिलचस्पी लाल है, कलर क्यों की है? चेन में गुथा वैसे हुआ एक राजकुमार सुंदर भी सा सज्जन और चमकीला ब्रिजेश में पेंडेंट काफी था, अच्छे दिख रहे हैं। जिसे तोड़ना वाकई में एक आसान बात हो सकती मैंने थी देखा था, अगर डायन के हाथ किसी बंधे शैतान न से होते। कम नहीं लग रहे थे। राघवेंद्र ने अपने पीछे खड़ी क्या भीड़ सोच को रहे हो? देखा। वो लोग अभी तुम्हें भी पोशाक प्रार्थनाएं पसंद नहीं बुदबुदा आई? रहे थे। वो राघवेंद्र राघवेंद्र ने ने संगिनी फुर्ती को से उसकी कालकोठरी सोच से बाहर बाहर लाते लाते हुए हुए पूछा और उसने संगिनी फुर्ती ने से चेन चेन को को पकड़कर धीरे से बोला, वो पेंडेंट तोड़ ठीक दिया। है। उसकी इस हरकत से राघवेंद्र ने संगिनी भी संगिनी चौंक के गई लिए ये पोशाक अपने हिसाब से बनवाई। बोलो भी। मानो वो अपनी राजकुमार इच्छाएं पूरी करना राघवेंद्र चाह ने रहा धीरे हो। से कहा, जैसे वो उसको अपने पसंदीदा लिबास में झूठी देखना हो, चाह रहा केमिस्ट हो या सच में हालांकि दाएं उसके हो। लिए संगिनी के लिए अगर पोशाक तुमने पसंद अभी करना कोई बोतल आसान नहीं निकालकर था। एसिड बनाना शुरू उस कर समय दिया, में औरतें जो मुझे लिबास बड़ी पहनती मायूसी थीं, वो संगिनी के लिए राघवेंद्र सही को नहीं कहीं था। से गड़गड़ाने जहाँ जैसी एक आवाज और सुनाई लोहे दी। का काम करने ये वाली वैसी महिलाओं आवाज द्वारा थी पहने जाने जो वाली ड्रेस भाप के बहुत गर्मी मोटी में और फैलने बदसूरत पर होती आती थी। वहीं उनके दूसरी ओर आसपास का वातावरण जादूगरों द्वारा पहने धीरे जाने धीरे वाली गर्म हो पोशाक रहा में था। एक और बहुत जमीन लंबा की लबादा नमी होता था, भाप बनकर जो ऊपर चलने उठ फिरने रही थी। काम करने में बिल्कुल भी उसने देखा मददगार कि नहीं संगिनी था। के भीतर से सबसे जरूरी लपटें बात, निकलने लगी थी वो जल्दी और आग जिस पकड़ जमीन पर सकता वो था। खड़ी थी वो जल रही राघवेंद्र थी। ने इंदु को बोल के दीवार पर चुनिंदा लगी कपड़े मशालें मंगवाए एक साथ और फट उनको चुकी थी। संगिनी के साइज में उनसे एक कटवाया ऐसी था। रोशनी निकली थी, राजस्थानी मानो लहंगा वो पूरे अब स्कर्ट ऑक्सीजन बन की चुका बनी था हो और राजस्थानी राजस्थानी ब्लाउज एक स्टाइलिश ये सब शर्ट। देखकर डरे सिर्फ सहमे यही लोगों नहीं, की चीखें उसने निकलनी भी संगिनी शुरू के हो लिए गई। हैट और बूट्स भी जैसे बनवाए। जैसे डायन संगिनी संगिनी को आगे इन बढ़ने कपड़ों में लगी देख थी। ऐसा मालूम उसके हो रहा चारों था ओर मानो फैली वो हुई किसी लपटें बॉलीवुड भी की सुपर आगे आगे बढ़ रही हीरोइन थी। हो। जब वो जाहिर सी बात काल है, कोठरी राघवेंद्र के के अंदर अंदर की ये ड्रेसिंग तो सेंस काल की कोठरी सोच की अमित सलाखें की जलते इन हुए पोशाकों खंभों को में बदल बनवाने गई के थी। पीछे का मुख्य मकसद राघवेंद्र और इतनी अमित के तेज मिश्रित गर्मी की दिमाग वजह में से साफ था। राघवेंद्र के कदम और अपने काम को अपने शुरू आप ही करने से पीछे पहले हो वो गए। एक बार इन कपड़ों कुछ ही पलों में संगिनी को उसको देखना लगने चाहता लगा था। कि वो गर्मियों के मौसम में पहुंच गया था। मुझे लगता है कि पोशाक बस कारगर वहाँ साबित पूरे होनी समा चाहिए। में ही गर्मी होती थी। मेरे काम को अंजाम जबकि देने यहाँ सारी गर्मी एक बाकी लपट आगे से पैदा देखता हो हूँ। रही थी। राजकुमार उसके ने शरीर खुद के से एक धीरे से हिस्से बोला। की तरफ इस तभी लपट की संगिनी आग आंखें थी झुकाते हुए और बोल पड़ी। दूसरी तरफ अभी तक नमी हुकुम, और ठंडक महसूस मैं हो आपके लिए रही क्या थी। कर सकती हूँ? अमित अभी तक संगिनी को अपनी समझ पीठ नहीं पर आ रहा था लटकी कि ये आदमी जो उसके ठंडे सामने पसीने खड़ा की था, एक बूंद वो को आखिर महसूस उससे कर चाहता सकता क्या था। था? वो उसको सच में सबसे आपका क्यों कोई बचा डर रहा नहीं था? है? राघवेंद्र ने बोला। सोचा। इस बारे में हम उसके कल बात दिमाग में करेंगे। न जाने कैसे अब तुम जाकर किशन थोड़ा जी की आराम कही करो। हुई बात आ गई थी। ये बोलने के बाद सही राघवेंद्र मायनों ने में अपने स्टाइल वो में फिर लफ्जों दो का ताली मतलब बजा अब के समझा दासी को था। वहाँ बुलाया। वो संगिनी अगर को वो उसके खुद ही कक्ष में आग ले की गए। तेज लपट है उसकी तो आंखों भला के आग सामने उसका अभी कर ही तक का क्या सकती? सारा घटनाक्रम घूम गया। थोड़ी कैसे ही देर में राघवेंद्र जेल के की सैनिकों सलाखें ने लाल संगिनी रंग में को तब्दील कालकोठरी होकर से घसीटते हुए हल्के बाहर पीले रंग निकाला। में बदलकर तो एक पल के लिए पिघलना संगिनी शुरू को हो गई लगा थी। शायद अब इसका मतलब वो ये इस था श्रापित कि जिंदगी उन से मुक्त सलाखों हो को जाएगी। 1500 शायद उसको डिग्री मौत सेल्सियस नसीब हो से जाएगी। भी ज्यादा की गर्मी मिल लेकिन रही जब थी। उसके मुंह से जो नकाब हटाया राघवेंद्र गया के तो दूसरे उसने रूप खुद को अमित किसी के काल अनुसार कोठरी या एक जेल में ना ऐसा पाकर तापमान था महल के एक जिसे सुंदर और शाही इंसुलेटिंग के कमरे में तरीके के पाया। बिना पाना असंभव सिर्फ यही था। नहीं थोड़ी ही बाकी देर लोगों बाद की ही तरह शाही दासियों ने कमरे राघवेंद्र में भी आकर अब काल संगिनी कोठरी को से सर दूर से लेकर तहखाने पांव की तक सबसे कच्चे दूध पीछे और वाली शहद से दीवार के नहला पास दिया। जा खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर अगर वो अब ये रुई नहीं के करता, जैसा कोमल तो हो चुका सलाखों था। से निकलती गर्मी बिना संगिनी छुए ने ही अपने शरीर उसके के कपड़ों कपड़ों को को आग आग लगा लगा सकती ही नहीं नहीं हुआ। संगिनी के खुद के इतनी कपड़े भी तो मुलायम तो जलकर लगी। राख में बदल गए थे। संगिनी और अब अब उनकी तक अपने जगह पलंग पर आग बैठ के गोले ने ले ली। उसे अचानक खुद को निहारने का कुछ मन हुआ। समय के बाद तो उसने फट आग से की अपना लपटें दायां गायब हाथ हो हवा गई। में घुमाया और और ये अपने समय जादू से ऐसा महसूस एक सुंदर हुआ सा चारों मानो तरफ से अनंत काल तक मोती चला जड़ा ही जा आईना रहा था। उसके सामने प्रकट हो गया हवा में। दीवार पर लगी कुछ वो उसमें खुद को मशालें निहारते अभी हुए भी कुछ अपनी इस तरीके छवि से देखकर जल रही थी मंद मंद मानो कुछ मुस्कुराने हुआ लगी। ही नहीं था। शाही लेकिन संगिनी स्नान के के बाद जले कपड़े दासियों ने काल संगिनी को कोठरी की बहुत पिघली प्यार हुई से सलाखें सुंदर कपड़े और वहां पहनाए। दूर तक फैली हुई संगिनी को ये अपनी तेज किस्मत पर गर्मी यकीन नहीं हो उन्हें रहा साफ था। बता रहे थे कि जो कुछ भी उन्होंने ऐसा भी अभी होता अभी है?
देखा था क्या वो पोशाकें एक इतनी सपना तो मुलायम भी हो यकीनन सकती नहीं हैं? था। राजकुमार उसने आज तक राघवेंद्र और मोटे और सेनापति भद्दे के कपड़े ही अलावा पहने थे, बाकी जो सारे शरीर लोग को जमीन चीर पर के गिरे रख पड़े देते थे और जेल प्रबंधक ने तो डर के मारे अपने जब कपड़े ही संगिनी खराब इस कर सोच दिए। में गुम थी, उस संगिनी वक्त जिन किशन जी जंजीरों कमरे में आए। बंधी हुई थी, उनके आते वो ही सब संगिनी के कब के सामने पिघल से कर वो गायब आईना हो उछल चुकी हो थी। गया और अब वो किशन जी बिना ने कोई दासियों को कपड़े देखकर पहने कहा, सबके सामने खड़ी थी। सब बाहर जाओ, उसने अपने बदन को मुझे इस छुपाने की लड़की कोई से एकांत कोशिश में नहीं बात की करनी थी। है। उसके हाथ उसकी कमर पर सबके झूल कमरे रहे के थे बाहर जाते ही और उसकी नीली उन्होंने आंखें संगिनी के सामने एक ठीक कॉन्ट्रैक्ट पहले रख जैसी दिया। ही शांत थी। इसी पल संगिनी को समझ अगर आया कि आपकी कल उत्सुकता कालकोठरी शांत में हो गई हो, और आज अन्नदाता, मिलने पर राजकुमार तो क्या अब आप राघवेंद्र मुझे जो चैन बात से कह रहा मरने था वो देंगे? सच थी। ये सच में उसको संगिनी नौकरी पे रखना चाहता राजकुमार था। से बोली,
कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। साफ तौर पे ये लिखा था कि राघवेंद्र अगर ने वो आगे राजकुमार बढ़ते के लिए हुए काम करती है, उसने अपना तो हर महीने संगिनी को उसको पहनाते एक हुए सोने का जानबूझ सिक्का कर मिलेगा। बड़ी ही मीठी बोली ये में सुन के कहा। संगिनी के कान खड़े हो गए। दरअसल उसको मैं पता आपको था नौकरी पर रखना चाहता एक हूं। सोने का सिक्का क्या मायने इतना रखता कहते था। ही राघवेंद्र ने किशन जी को पिताजी कुछ इशारा किया खान में और काम फिर करते उनके थे। साथ वहां वो से अपनी रवाना हो चोटी गया। का जोर लगा के संगिनी भी उसे एक चांदी चांदी का का सिक्का सिक्का नहीं नहीं कमा पाते थे। कुछ समय 100 पश्चात चांदी अपने के कक्ष सिक्के में के बराबर बराबर एक सोने का नहीं, सिक्का नहीं। था। उसके अंदर के अमित संगिनी की तो अपने मानो आराम लॉटरी कुर्सी लग में गई कुछ हो। सोचते हुए एक मन ही मन मामूली खुद सी से खान बोला, में काम करने वाली की बेटी को थर्मोडायनामिक्स ये का सब दूसरा आखिर नियम। क्यों मिल रहा था? गर्मी या उष्मा ऊपर से कभी भी संगिनी किसी तो एक ठंडी डायन वस्तु से गर्म की ओर नहीं बढ़ेगी। संगिनी को तो अपनी किस्मत अगर पे उससे यकीन पूछा नहीं आ रहा जाता कि था। फिजिक्स का कौन सा ना ही नियम वो उसे पूरी तरह सबसे राजकुमार उदास पर करता विश्वास था, कर पाई तो थी। उसकी जुबान पर बस थर्मोडायनामिक्स के राजकुमार के दूसरे साथ नियम के अलावा रात बितानी और कुछ पड़ेगी। आ ही नहीं सकता। आखिर उसने दासियों को उस सुगबुगाते नियम में हुए ये सुना साफ था। साफ लिखा था पर राजकुमार कि गर्मी उसके हमेशा जैसी लड़की के अधिक साथ रात तापमान क्यों से बिताना कम चाहेगा? तापमान की ओर बढ़ती वो है। तो वैसे भी और राक्षस इसी वजह के से भेष में आई हुई अफरा-तफरी और लड़की मौत थी। के अलावा और अगर वही चाहेगा चाहेगा तो भी इतने इसी सिक्के नियम क्यों की देगा? वजह से ही इस जो भी पूरे उसको यूनिवर्स जानता का था किसी न वो किसी उससे दिन दूर बने एक रहने अनंत में ही फायदा खामोशी में समझता चले था। जाना तय था। और यहाँ ये राजकुमार पता नहीं उसको कैसे। इतनी इज्जत दे रहा पर इस था। नई दुनिया में ऐसे संगिनी किसी भी इसी नियम सोच की में कोई परेशान परवाह नहीं होती रही। ये उसको ऐसे हर ही वक्त हवा ये में डर सता एक रहा जादुई था ताकत कि पैदा कहीं कर सकता था राजकुमार जो रात दुनिया को की उसके किसी कमरे भी में तो नहीं मशीन आ से जाएगा। दिलचस्प और रहस्यमय लेकिन ऐसा था। कुछ नहीं हुआ। वो शैतानी रात ताकतें। संगिनी आराम से सोई। राघवेंद्र ने मुंह इतने बनाते हुए कहा, आरामदायक बिस्तर पर संगिनी कभी नहीं सोई थी। इन लोगों उसको को ऐसा ऐसा कोई लग रहा अंदाजा था ही नहीं है मानो कि ये वो रूई ताकत पर कितनी लेटी हो। आसानी से पूरे अगले ब्रह्मांड दिन का जब रुख वो बदल उठी, सकती है। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार तो ने पता सभी नहीं, को आदेश दिया लेकिन हुआ वो था कि बेलापुर जब से तक तो वो खुद यकीनन सो के शुरू नहीं कर ही उठेगी, सकता था। कोई उसे जाके नहीं जगाएगा। उसके राघवेंद्र उठते के ही अंदर की दासियां अमित उसके की यादों कमरे में में बड़ी दिन का एहतियात खाना के लेकर साथ आई। ये नियम इस दुनिया की खाना भाषा में देखकर एक संगिनी कागज के पर मुंह में लिखा था। पानी आ गया था। पता नहीं कैसे दाल पर इस बाटी नई और दुनिया में चूरमा ऐसे और किसी भी बहुत नियम की सारा कोई घी। परवाह नहीं थी। संगिनी ने पहली नजर में ये भाषा खाया थोड़ी अजीब लगेगी और फिर पढ़ने खुशी से रो पड़ी। में। पर उसकी पुरानी दुनिया की उसने राजस्थानी जिंदगी में भाषा से इतने बिल्कुल अलग मसाले थी। कभी और नहीं उसको खाए थे। समझ में ही नहीं आ रहा उसको था ऐसा लग रहा कि यहाँ था के लोगों मानो ने सारे इतनी मसाले मुश्किल उसके मुंह में भाषा एक को दूसरे से कैसे लड़ाई रखा कर रहे था। हों। संगिनी कोई ने पुरानी मन ही धुन मन गुनगुनाते हुए राघवेंद्र ने वो अगर कागज ऐसा फाड़ खाना मुझे दिया। हर रोज मिले पास तो में शायद मैं जलती हुई राक्षसों से मशाल दो की हाथ आग कर में पाऊं। उस कागज को फेंक कर वैसे वो भी बहुत संगिनी देर को तक अब कुछ उसकी चुनिंदा राह को लोगों के देखता सिवा रहा। महल में कोई न पहचान जाने नहीं इस पा बात रहा ने था। उसे कैसी आजादी दे आखिरकार दी। उसका रूप जो निखर आया था। किशन जी वो जो कि डायन पास से ही अप्सरा खड़ी बन चुकी थी। राजकुमार की सारी सच हरकतें कहें तो देखकर संगिनी काफी खुद अचंभे में थी। खुद को पहचान लेकिन नहीं पा रही उसके थी। लिए अच्छी इसीलिए बात ये उसको थी अब कोई डर कि नहीं पुराना था। राजकुमार अधिकतर दिन का अचंभे में खाना डालने खाने वाली के हरकतें बाद ही करता संगिनी था। महल के और गार्डन में किशन जी टहलने बड़ी को निकल आसानी पड़ी। से ये देख सकते आखिर उस गरिष्ठ कि खाने को राजकुमार पचाना भी राघवेंद्र तो था। आज बहुत ही खुश था। संगिनी अपनी सोच सब में काम डूबी हो हुई गया। गीली घास पर डायन को दोपहर में फांसी दे दी गई है। राजकुमार मुझसे जो किशन भी जी ने चाहते खबर हैं, दी। मैं उनको दे दूंगी। अच्छी बात है। चाहे किसी वो को अजीब पता कपड़े चला? पहनना हो। राघवेंद्र या ने फिर कुछ मेरी लिखते जादुई हुए शक्ति। सवाल पूछा। वैसे भी उन्होंने सारे जितनी मुजरिमों का चेहरा इज्जत ढका मुझे होता दी है। है दरअसल आज तक किसी ने मामला यूं था कि महामंदिर ठीक और इसी वक्त यक्षिणी समूह राजकुमार के साथ राघवेंद्र कोई संगिनी के मुसीबत बगल में आ ना खड़ा लेने हुआ। के फिराक में राघवेंद्र ने ये जेल आज नींद प्रबंधक कैसे को आई? हुक्म दिया था खाना कि उन्हें ठीक तो उस था ना? डायन की जगह सजाए मौत के अपने बगल हकदार में एकदम किसी से और राजकुमार कैदी की को आवाज सुन फांसी के वो पर पहले तो चढ़ाना चौंक था। गई। शर्त पर बस फिर इतनी उसने थी कि उनसे उस कैदी बेझिझक की पूछ कद लिया। काठी बिल्कुल संगिनी जैसी मैं आपके दिखनी लिए क्या कर चाहिए सकती थी। हूँ? किशन जी और वीर संगिनी प्रताप में के मानो अलावा अलग ही उस confidence वक्त आ गया तहखाने था। में जो कोई भी मौजूद था राजकुमार ने उसे जवाब 20 दिया। सोने की मोहरें मुंह फिलहाल बंद तुम रखने अपनी के खुद लिए की दे दी शक्तियों गई को थी। काबू में करना सीखो। जाहिर सी बात है बार ये बार रकम उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपने थी। आग के गुब्बार को कंट्रोल उसे वैसे भी इस मेरा बात के मतलब है फैलने की कोई जब तक परवाह तुम भी अपने नहीं। आग के गुब्बारे पर क्योंकि वो काबू खुद ऐसा ही पाकर अपने चाहता था। हिसाब से उसे हाँ, संतुलित करना बस नहीं उसके सीख लिए जाती। ये वक्त सही नहीं था। संगिनी बोली, महामंदिर के साथ आपका उसकी मतलब मतलब है आज नहीं तो कल तय ही राक्षस थी। का क्योंकि उन मूर्खों को नहीं, वो इतनी संगिनी। कीमती रिसोर्सेज की बर्बादी करता राजकुमार देख बीच में उकता बोल गया पड़ा। था। राक्षस का कुछ नहीं है। अच्छी बात है, ये तुम्हारी शक्तियां अब हैं। आप मुझे पिछले साल के संगिनी सारे ने अपनी व्यापार सुंदर नीली कर आंखें झपकी। और खर्चों का हिसाब दे दीजिए। राजकुमार बोला, मुझे उसकी जरूरत है। और हाँ, सबको लगता है मैं डायनों चाहता को हूँ कि शक्तियां आप पता राक्षस लगाएं देते
हैं। हमारे यहाँ कुल कितनी और नीचे झुककर साकार संगिनी की की आंखों में कपड़ा, आंखें डालकर लोहा लोहा और मिट्टी के पर अब बर्तन तुम्हें बनाने तो की पता है ना। व्यापारिक गतिविधि है। एकदम उसने से किशन जी राजकुमार से को कहा। संगिनी की वो हंसी याद आ गई। अन्नदाता, वो हंसी जो उस मुझे काल कुल कोठरी 3 में दिनों संगिनी की के मुंह जरूरत से सुनाई सुनाई दी थी। ये सारा हिसाब जिस लड़की आपको को देने पता दी। हो वो शैतान लेकिन है। क्या वो किशन खुद जी पर ने पहले हंसी तो थी। सर हिलाकर हामी भरी थी। संगिनी लेकिन बोली। फिर उनके पास बोलने के लिए लफ्ज कम मैंने पड़ आज गए। तक मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं बोलिए, किया। क्या हो गया? सिर्फ उस राजकुमार शैतान चोर को राघवेंद्र ने छोड़कर। पूछा। ये सुनकर मैं राजकुमार फटाक से समझ बोल नहीं पड़ा। पा रहा। किशन जी खुद को की सही रक्षा शब्दों के को लिए चुनने किया के हुआ लिए गुनाह रुकना पड़ रहा। गुनाह नहीं होता। ऐसे नहीं तुमने है जो कि किया आपने सही पहले किया। हमारे लिए लोग मुसीबतें तुमसे खड़ी डरते नहीं हैं। की।
क्योंकि वो तुम्हें लेकिन जानती नहीं। उनसे उन्हें नहीं किसी का पता नुकसान तुम्हारे तो नहीं पास ये होता था। शक्तियाँ कहाँ से आती हैं। लेकिन अब अनजानी शक्तियाँ हम अपना हमेशा सब डर कुछ पैदा दांव करती पर हैं। लगा रहे हैं। वो भी संगिनी किसके ने लिए? राजकुमार की आंखों एक में आंखें गायन के डालकर लिए? कहा, राघवेंद्र ने एक क्या पल आप के लिए कुछ मुझसे नहीं सोचा और डरते? फिर कहा। क्या आपको राजकुमार ने लगता है एक कि भी बेलापुर सेकंड रहने के जाया लिए किए अच्छी बिना जगह है? हट से जवाब दिया। नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो, ये शक्तियाँ तुम्हारी ये खुद की हैं। किशन जी समझ ही इतना नहीं पा कहकर रहे उसके थे दिमाग कि में सवाल फिर का उस मैकेनिकल मुसीबत से इंजीनियर क्या अमित लेना की देना सोच था? ने जो डोरबेल सामने खड़ी बजाई थी, और लेकिन फिर भी राघवेंद्र उन्होंने अपनी मुस्कुराते तरफ से हुए सच्चा सच्चा जवाब जवाब दिया। दिया, बिल्कुल नहीं। चलो अब ये और जगह वक्त इस जाया सवार नहीं करते करते हैं। तो मेरे मेरे बाकी अभ्यास आरंभ भाइयों करना और चाहिए। बहनों को जैसी रियासतें ये मिली शब्द हैं, सुनकर राज्य संगिनी ने चलाने के अपने लिए होंठ उसको फड़फड़ाए ध्यान बिना में रखते हुए आपको सिर्फ क्या अपनी लगता है? पलकों को एक बार मेरे झपकाया। राजगद्दी पर और बैठने फिर की उसकी आंखों संभावना की कितनी नीली है? पुतलियां एकदम से चमक गई। किशन जी ने संगिनी मुंह की खोला, शक्तियों को लेकिन किस दिशा शायद में इस्तेमाल शब्द करने उनका की साथ सोच छोड़ रहा था चुके थे। राघवेंद्र? क्या योजनाएं थी बिल्कुल उसकी शून्य। बेलापुर को लेके? तो मैंने एक आगे दूसरा की रास्ता कहानी चुना जानने है के अपने लिए लिए। सुनते रहें। और ये रास्ता एक ऐसा राजा है और एक जिससे गाय। मेरे पिता को भी मुझ पर फक्र महसूस होगा। उसने इस बात पर कोई तर्क नहीं दिया था